नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं समुच्च। तो इसमें हम समुच्च को पहले आपको डिटेल में समझाएंगे, इसकी बेसिक्स बताएंगे। उसके पश्चात आपको वो शानदार प्रश्न कराएंगे जो आईआईटी स्तर के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको कराएंगे। पर शर्त आप बिना स्किप किए इसको आप देखेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कक्षा 11 की जो भी किताबें हैं उसके अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल कराऊं। AIEEE या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जितनी भी परीक्षाएं हैं या अन्य परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को मैं हल कराऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो समुच्च की परिभाषा से तो बात करते हैं समुच्च की अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है समुच्च कहते किसे हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब बात आई सुपरिभाषित से क्या तात्पर्य। तो देखिए, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, उस विशिष्टता से है। ध्यान रखना, सुपरिभाषित से तात्पर्य उस विशिष्टता के सुपरिभाषित होने से है जिसके आधार पर इन वस्तुओं को संग्रहित कर एक समूह में रखा जाता है। अर्थात एक समान विशेषता वाली कुछ वस्तुओं को जब एक समूह में रखा जाएगा, उस संग्रह को ही या उस समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम एक भारतीय फुटबॉल टीम के या भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय में लिखना चाहूं तो हम उसमें खेलने वाले 11 खिलाड़ियों के नाम लिखेंगे। तो इसमें कोई रंग, रूप, कद काठी और उसके आधार पर तो मैंने लिखा नहीं, वो तो उनकी खेलने की विशिष्टता की, अर्थात वो विशिष्टता सुपरिभाषित है कि वो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, उनको ही उस समूह में हम रखेंगे। और उस समूह की जो वस्तु होती है, उस समूह में लिखे जाने वाली वस्तु या व्यक्ति है, वो उस समुच्चय का अवयव कहलाती है, जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई जो समूह दिया गया है वो समुच्चय है या नहीं। तो इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो लिखे हुए हैं कि 10 से कम अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। अब 10 से कम अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं को आप जानते हैं कौन कौन सी है भाई। तो देखिए, मैं लिख सकता हूं जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभाज्य नहीं है, ठीक है, तो भाज्य संख्या है। 5 लिखेंगे, ठीक है, 6 नहीं लिख सकते, 7 लिखेंगे भाई, 8 को भी नहीं लिख सकते, 9 को भी नहीं लिख सकते। तो ये हैं, अर्थात ये सुपरिभाषित हैं। इनके अलावा और संख्याएं नहीं हो सकती जो 10 से कम हो, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं हो, अर्थात ये सुपरिभाषित है। इसमें इफ और बट्स या मेरी चॉइस नहीं चलेगी कि मैं इसमें 4 भी लिख दूं। तो जब किसी की चॉइस नहीं चले, उस वाक्य के अनुसार ही लिखा जाए तो वो सुपरिभाषित माना जाता है। इसमें व्यक्ति की चॉइस, इफ एंड बट्स, किंतु परंतु नहीं चलने चाहिए। ध्यान रखना किसी भी वाक्य के या समूह के समुच्चय होने के लिए। तो अब बात करते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण लिया है मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। देखिए, तो अब हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय होता है, स्वर कौन कौन से होते हैं भाई, हम जानते हैं ये AEIOU, अर्थात AEIOU के अलावा मैं चाहूं तो भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई स्वर नहीं लिख सकता, और नहीं लिख सकता अर्थात ये सुपरिभाषित है। इसमें ना तो सदस्य कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं, तो सुपरिभाषित हुई ना। इसलिए यह वाक्य या यह समूह क्या है, समुच्चय है। दूसरा, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। अब 210 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो एक तो 2 होगा, 210 में 3 का भी जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा, और भी हैं लेकिन वो अभाज्य नहीं है। तो अर्थात इनके अलावा और नहीं हो सकते, अतः ये क्या है भाई, समुच्चय है, सुपरिभाषित है। इसी तरह देखिए समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के जो मूल निकालना चाहूं तो इसको हल करेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड होंगे x - 3 और x - 2 = 0। तो इससे x = 3 और x = 2 आ जाएंगे। अर्थात इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3। इसका मतलब ये समुच्चय है, सुपरिभाषित है। ठीक भाई, अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं जो आपकी पुस्तक में दिए गए कि ये वाक्य समुच्चय हैं या नहीं है। तो देखिए, पहला
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? इसमें पूछ रहा है समुच्चय है या नहीं है। औचित्य भी आपको बताना है। बिल्कुल, जे से प्रारंभ होने वाले कुछ जो महीने हैं वो आप भी बता सकते हैं। जैसे उस समुच्चय को मैं ए नाम देता हूं। पहले मैं बता देता हूं समुच्चय को लिखने की दो विधियां जिनकी चर्चा मैं बस थोड़ी देर में करने वाला हूं। उनमें से एक विधि है कि सारणीबद्ध रूप, जिसमें समुच्चय के अवयवों को हम मझला कोष्टक के अंतर्गत लिखते हैं और कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, या दो से अधिक जब अवयव होते हैं। तो अब जैसे मैं समुच्चय का नाम दे दिया ए, और उसके जो अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? जनवरी, भाई जे से प्रारंभ होने वाला, जून हो सकता है, होता है, और जुलाई। तो इनके अलावा क्या और कोई वर्ष का महीना है जो जे से प्रारंभ होता है? नहीं है। तो ये सुपरवासित है। इसका मतलब ये सुपरवासित है, तो सुपरवासित है तो समुच्चय भी है। तो यहां क्या लिखेंगे? समुच्चय। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भाई देखो, प्रतिभाशाली लेखक आप कह सकते हैं साहब फलाने सिंह प्रतिभाशाली लेखक हैं, लेकिन हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपके विपरीत कोई वो रखता हो, अपना मंतव्य रखता हो, उसकी सोच अलग हो। तो व्यक्ति की सोच जब उस पर हावी हो जाए, सोच के हिसाब से व्यक्ति बदल जाए, तो वो सुपरवासित नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का अगर संग्रह आप करना चाहें, इनका एक समुच्चय बनाना चाहें, तो वो समुच्चय नहीं होगा, अर्थात ये सुपरवासित नहीं है। आर यू एग्री? ठीक है, चलते हैं अगली बात। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं टेस्ट मैच में जो सबसे ज्यादा रन बनाए, जैसे गावस्कर, तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, उनको नाम दूंगा। ऐसे 11 हो सकता है आपकी पसंद क्रिस गेल से शुरू हो जाए, क्योंकि वो T20 के विध्वंसक बल्लेबाज हैं। हो सकता है आप रोहित शर्मा को माने। तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस अलग अलग हो सकती है, और जब इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, इसका मतलब ये सुपरवासित नहीं है, ये फिक्स नहीं है, तो ये समुच्चय भी नहीं है। तो आशा है आपके समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, आपकी कक्षा के बालक आपकी चॉइस से कम या अधिक नहीं हो सकते, अर्थात 1 से लेकर अगर 40 बच्चे हैं तो वो 40 ही रहेंगे, उनके नाम राम श्याम मोहन यही होंगे। तो ये तो सुपरवासित है, तो इसलिए ये भी क्या है? समुच्चय है भाई, समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल, 1 से लेकर आप 99 तक लिख दीजिए, इसके अलावा नहीं हो सकता है ना। अर्थात 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी इस तरह से, 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक हमें लिखनी पड़ेंगी। तो ये सुपरवासित है। इसके अलावा मैं चाहूं तो 101 नहीं लिख सकता, तो सुपरवासित है। इसका मतलब ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास है, गोदान है या जो भी है, तो पता है ना। तो ये सुपरवासित है भाई, ये भी समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का समुच्चय है भाई, 2 4 6 8 10। हाँ, संख्याएं अधिक हो सकती हैं, तो संख्या के आधार पर भी हम विभाजन करेंगे समुच्चयों का। थोड़ी देर में पता लग जाएगा ये कौन सा है, परिमित है या अपरिमित है, क्योंकि इसमें सभी संपूर्णांकों का संग्रह पूछा है। अवयवों की संख्या अनंत हो सकती है, इसलिए कौन सा है? अपरिमित समुच्चय। अब तक आपने जो देखे थे वो सब कैसे थे? परिमित समुच्चय थे। ठीक है, जैसे इसमें 3 महीने थे तो वो परिमित है। आगे और चर्चा करेंगे, चिंता ना करें आप। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल, आपको पता है कितने प्रश्न इसमें दिए गए, आप गिनकर निकाल सकते हैं। इसलिए समुच्चय है, और समुच्चयों में भी कौन सा है? परिमित समुच्चय है ना, वो चर्चा करेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय। खतरनाक जानवरों की बात करें तो सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। मैं किस शेर को मानूंगा, कोई चीते को मानेगा, कोई भेड़िए को मानेगा, अलग अलग मानेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई चूहे को भी मान ले। तो इसका मतलब इंडिविजुअल चॉइस से चलेंगी, इफ एंड बट से चलेंगे, तो ये सुपरवासित नहीं है, अर्थात समुच्चय नहीं है। आगे ना बात समझ में? तो चलते हैं हम अगली बात पर। तो अब तक जो मैंने आपको कुछ बताया उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि सेट मीन्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात आप वो उसकी डेफिनेशन फिक्स हो, इफ एंड बट्स नहीं चले, इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं चले, वो सेट कहलाता है भाई। एक बात और ध्यान रखना है कि सेट को जो हम डिनोट करेंगे प्रतीक के रूप में, हम प्राय कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ABC हो सकता है, XYZ हो सकता है, PQR हो सकता है, जो भी हो, पर
समुच्चय को हम व्यक्त करेंगे कैपिटल लेटर से। और एक बात और मैं बताऊं कि किसी भी समुच्चय के अंतर्गत जो अवयव होते हैं ना, सदस्य होते हैं, उनको हम अवयव बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उनको एलिमेंट्स कहते हैं। वो मजला कोष्ठक के अंतर्गत लिखे जाएंगे या अन्य विधि से लिखेंगे जो अभी चर्चा करूंगा। और वो अगर अंग्रेजी के अगर वर्णमाला अक्षर हैं तो उनको हम प्राय स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो एलिमेंट जैसे ऑब्जेक्ट इन सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है, ऑफ द सेट्स एंड आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एज ABC XYZ etc। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी, इफ X इज ए मेंबर ऑफ सेट A देन वी राइट X इज मेंबर ऑफ A। यहां जो ये आप चिन्ह देख रहे हैं ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, ठीक है भाई। और इसका मतलब होता है सदस्य है। विच इज रीड एज X बिलोंग्स टू A। जैसे मैं मान लेता हूं A कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो मैं अगर पूछूं कि क्या 2 इस समुच्चय A का सदस्य है, बिल्कुल है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू सेट A। और मैं इसको इतना लिखना चाहूं अर्थात 2 समुच्चय A का सदस्य है, इतनी भाषा में बोलूं, इसके स्थान पर इतना ही मैं लिख सकता हूं। अगर मैं पूछूं आपसे क्या 5 इस समुच्चय A का सदस्य है, आप कहेंगे नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 डज नॉट बिलोंग टू A या 5 इज नॉट मेंबर ऑफ A। 5 एक समुच्चय का सदस्य नहीं है। एक और लीजिए, जैसे मैं पूछूं 3, तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, 3 इज मेंबर ऑफ A या 3 बिलोंग्स टू सेट A। आशा है आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली बात पर, तो जिसकी मैं कह रहा था कि किसी भी सेट को या समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। और पहली विधि है टेबुलर और लिस्टिंग मेथड, सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। तो देखिए समुच्चयों को जो सबसे सुगम है, अर्थात समुच्चय के अवयवों को हम सारणीबद्ध रूप में व्यक्त जब करते हैं तो क्या करते हैं भाई हम, कि उसका पहले तो कोई नाम रख देते हैं जैसे ABC, फिर बराबर लिख के नहीं मजला कोष्ठक लगाते हैं और मजला कोष्ठक में उन अवयवों को लिखते जाते हैं और उनके बीच कॉमा का निशान लगाते जाते हैं, और जहां अवयव समाप्त हो जाएं मजला कोष्ठक बंद कर देते हैं। अर्थात जब सारणीबद्ध रूप में अवयवों को लिखा जाए तो मजला कोष्ठक के भीतर लिखा जाएगा एंड दे आर सेपरेटेड विद कॉमाज, ठीक है भाई। यही बात मैंने लिखी है कि इस पद्धति में समुच्चय के सभी अवयवों को मजले कोष्ठक के भीतर सूचीबद्ध कर दिया जाता है, और इस विधि को हम टेबुलर या लिस्टिंग मेथड या इन्यूमरेशन मेथड भी कहते हैं। और दूसरी विधि क्या है भाई, गुण विधि, जैसे समुच्चय निर्माण विधि। देखिए सबसे जो प्रचलित नाम है वो सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण विधि है। अब इस समुच्चय निर्माण विधि में गुणों के आधार पर, अर्थात उस समुच्चय के अंतर्गत आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कोई एक विशेष गुण होगा, उन विशेष गुणों को शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इस विधि का हम प्रयोग कब करते हैं भाई, जब समुच्चय के अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो। जैसे मुझे लिखना हो कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना हो। अब समस्त प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं समुच्चय लिखना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात मैं ऐसे लिखूंगा भाई n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे लिखते चले जाएं। तो ये तो कौन सा रूप हुआ, सारणीबद्ध रूप। और अगर इसी को मैं किस में लिखना चाहूं, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि n में x एलिमेंट इस प्रकार है। ये जो 2 बिंदी आप देख रहे हैं, ये 2 बिंदी, या इसकी जगह पे मैं स्लैश का चिन्ह भी लगा सकता हूं, तो इसका मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि n कोई समुच्चय है जिसमें अवयव x इस प्रकार है कि x इज मेंबर ऑफ n, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है। अर्थात या फिर भाषा के रूप में लिख सकता हूं कि x एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे मैंने यहां लिख भी दिया है, जैसे सभी वास्तविक संख्याओं को समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में कैसे लिखेंगे कि R कोई समुच्चय है जिसमें अवयव x है और x इस प्रकार है। आप डरे नहीं, x का मतलब कोई
अननोन संख्या, जिसको नोन मुझे बनाना है इस वाक्य के आधार पर, वो संख्या x है। चर जो संख्या है कोई भी मान लेते हैं, एक वास्तविक संख्या है, ऐसे लिख देंगे भाई। और चलिए मैं और अभ्यास आपको करा देता हूं, आप चिंता न करें, वीडियो को पूरा देखें, मजा आपको आएगा निश्चित 100%। विधि में मुझे लिखना है, सारणीबद्ध रूप में दिया गया, तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको कोई नाम देता हूं समुच्चय ए, और वो उसमें अवयव कोई x इस प्रकार होगा कि x, अब आप देख रहे हैं ये सभी 3 के गुणज हैं, तो x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 3n, ठीक है। और यहां n क्या है भाई, 1 से भाई 3 गुणा 1 से लेकर 3 गुणा 4 तक है, तो जो n है वो कैसा है भाई, लेस देन इक्वल टू 4 है और लेस देन ये x, तो n का मान क्या है, 1 के बराबर या उससे अधिक है और 4 के बराबर तक है या छोटा है, ठीक है भाई। तो अब जैसे दूसरा लिख दें भाई कि 2 4 8 16 12, तो इसमें आप देख रहे हैं सभी 2 की घातांकें ऐसे ही ना, तो b समुच्चय, चलो इसको मैं मान लेता हूं कि इसमें x इस प्रकार है, चाहे 2 डॉट लगाइए चाहे इस प्रकार लिखिए कि x इज इक्वल टू 2 की घात n, और n प्राकृतिक संख्याओं से है, और n कितनी घात से शुरू हुई है भाई, 1 से शुरू होकर 5 तक लिखी हुई है, तो उसी तरह भाई 1 n लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से आप लिख देंगे। अब जैसे तीसरा है, इसमें भी क्या है, 5 की घात है, 5 25 125, उसी तरह लिख देंगे भाई c, इसमें कोई अवयव x होगा कि इस प्रकार है कि x बराबर 5 की पावर n, n में से लिया है, और जो घात 1 से कहां तक है भाई, ये 4 तक है, तो इस तरह से इसको आराम से लिख देंगे भाई। यहां और कॉमा भी लगा सकते हैं या और शब्द भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह भाई इसमें देख सकते हैं, 4th में देखिए कोई d में वो मान लेता हूं समुच्चय 2 4 6, इसका मतलब ये सभी क्या है भाई, 2 के गुणज हैं, तो x बराबर क्या लिख सकता हूं, x सच दैट कि x बराबर 2n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं भाई इसको आराम से। तो और n इज मेंबर ऑफ n, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक क्या है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है भाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है भाई, जैसे आपका 5वां है, तो देखिए 1 4 9, इसका मतलब ये सभी क्या है भाई, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको चलो मैं e मान लेता हूं, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे भाई। x क्या है, n स्क्वायर के, और ये प्राकृतिक संख्याओं में है भाई, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें जीरो भी शामिल हो जाती है, नहीं तो अगर मैं w लिखूं और i और या z में जैसे लिखूं, इंटीजर्स में लिखूं, तो फिर उसमें मामला सही नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाती है। तो और ये कहां तक है भाई, 1 से लेके 10 तक, तो देखिए 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है भाई, 1 से लेकर 10 तक है। तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात पर। अब इसमें क्या है भाई, हम ले रहे हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप इनको ढंग से पहले देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इनकी जो आउटर लाइन है, आपको जो मूल जो बातें जो प्रश्नों को हल करने के लिए आपको काम आएंगी, उनको मैं विस्तार से नहीं आपके समझ में आ जाए इतना समझा रहा हूं। उसके पश्चात देखना प्रश्नों को हम कितने अच्छे स्तर के प्रश्नों को आपको हल कराएंगे। तो थोड़ा इनको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है रिक्त समुच्चय, जिसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलेंगे। तो देखिए नाम से ही पता है, रिक्त समुच्चय अर्थात वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब रिक्त समुच्चय, इसका मतलब जब समुच्चय
निर्माण सॉरी वो रोस्टर रूप में हम लिखेंगे या सारणीबद्ध रूप में हम लिखेंगे मजला कोष्टक के अंतर्गत अवयवों को। अब अवयव तो इसमें कोई है ही नहीं, अब अवयव है नहीं तो केवल मजला कोष्टक से ही हम काम चलाएंगे। मतलब इस तरह से मजला कोष्टक लगा देंगे तो ये किसका प्रतीक है? रिक्त समुच्चय का। और इसके बजाय हम फाई से भी काम चला सकते हैं। तो ये दोनों किसके प्रतीक हैं भाई? रिक्त समुच्चय के। नल सेट जिसको बोलते हैं या एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अब ऐसी स्थिति कब बन सकती है भाई? तो देखो कई स्थितियों में बन सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं कि कोई मान लीजिए आपको कहे कि ए कोई समुच्चय है जिसमें x अवयव है कोई, और x इस प्रकार है कि x इज लेस देन 5 तथा x इज ग्रेटर देन 7। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है? और x इज मेंबर ऑफ n। प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी क्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ऐसी संख्या नहीं है कोई। तो उसको क्या लिखेंगे भाई? मजला कोष्टक में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रिक्त समुच्चय या फाई हम उसको लिख देंगे। आगे भी बहुत से कई उदाहरण आपको मैं बताऊंगा रिक्त समुच्चय के। चलिए पहले मैं कुछ परिभाषाओं को आपको बता देता हूं। एकल समुच्चय, यूनिट सेट या सिंगलटोन सेट, नाम जैसा है। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगलटोन सेट कहलाता है। जैसे कोई समुच्चय है जिसमें एक ही सदस्य ए है तो उसको मैं मजला कोष्टक लगाकर ए उसके अंदर लिख दिया। अर्थात इसके अंतर्गत ऐसा समुच्चय है ए जिसके अंतर्गत केवल एक ही मेंबर है वह ए। जैसे और कोई मान लो बी कोई समुच्चय होता जिसमें एक ही अवयव 5 होता, तो ओनली सिंगल एलिमेंट है 5, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है भाई, बहुत सरल सी परिभाषा थी। तो अब चलते हैं अगली बात पर। देखिए परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को उसकी कोटि कहते हैं। देखिए कोई समुच्चय होना चाहिए और उसमें यदि अवयवों की संख्या को हम गिन सकें, निश्चित कह सकें कि भाई इतने हैं, चाहे वो 1 से लेकर लाख तक कोई भी संख्या हो, अगर हम काउंट कर सकें, काउंटेबल हो, तब तो कहेंगे उसको परिमित समुच्चय। और यदि हम उसको काउंट ना कर सकें तो उस अवयव तो जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात जिस समुच्चय में अवयवों को गिन सकें वो परिमित समुच्चय और ना गिन सकें अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं एक बात करूं, अभी एक उदाहरण दिया था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक लिखते जाऊं तो क्या इनको मैं गिन सकता हूं? तो ये क्या है? इसमें अवयवों की संख्या असीमित है, एंडलेस है, तो इसको क्या कहेंगे हम? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। और यदि जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, उसको जैसे मैं ए नाम दूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का समुच्चय है ए ई आई ओ यू, तो इसमें मैं अवयवों को गिन सकता हूं, केवल 5 हैं, इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय है भाई। इसी तरह मैं कहूं समस्त संपूर्णांकों का समुच्चय, भाई नहीं गिन सकते, अपरिमित समुच्चय। और 2 4 6 8 10 बस इतनी लिख दिए तो गिन सकता हूं, ये 10 तक हैं बस। तो जहां अवयवों की संख्या को गिन सकें वो परिमित, ना गिन सकें अपरिमित। और अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी कोटि कहते हैं। और कोटि को कैसे व्यक्त करते हैं? एन ए। जैसे इसमें कितने हैं? 5 हैं भाई, तो एन ए बराबर क्या आ जाएगा? 5। 5 इस समुच्चय की क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब चलिए निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। चलिए बता दीजिए आप। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष है भाई ये, चलिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है भाई। तो क्या इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय आप बता सकते हैं? कितनी भी रेखा आप खींच सकते हैं, अरबों खरबों करोड़ों खींच सकते हैं।
नहीं बता सकते ना, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्या हुआ, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमें पता है, ए से शुरू करके और जेड तक हम लिखेंगे, 26 होते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, क्या उनको गिन सकते हैं? अरे भाई 5 से शुरू करके 10, 15, 20, 25, क्या है, ये कभी समाप्त होगा नहीं होगा, एंडलेस जाएंगे, इसलिए ये क्या है, क्या होगा, अपरिमित। ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय भाई। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय भाई गिन सकते हैं हम, वी कैन काउंट देम, चाहे तो हम गिन सकते हैं ना। आप कहेंगे सर कौन गिनेगा, अरे भाई चाहे सभी सब सरकारें, सभी देशों की सरकारें चाहे तो सभी जानवरों के समुच्चय को गिन सकते हैं, इसलिए इसको तो मैं तो परिमित ही कहूंगा भाई, परिमित समुच्चय भाई। अब मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अब मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं ना, जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। अब अलग अलग त्रिज्याएं हो सकती हैं और वृत्तों की संख्या क्या होगी, अपरिमित होगी, नहीं गिन सकते। तो वही तो पूछ रहा है, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब मैं चलता हूं अगली बात पर भाई, देखिए, चलिए स्केच बदल लेता हूं। समतुल्य समुच्चय क्या है, दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनकी कोटियां समान हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट अगर बराबर हो तो वे दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। और उनको कैसे व्यक्त करेंगे कि एन ए अर्थात पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या और दूसरे समुच्चय जो बी है उसमें अवयवों की संख्या बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, चाहे अवयव अलग अलग हों। जैसे उदाहरण मैंने पहला लिया है, ए कोई समुच्चय जिसमें 4 अवयव हैं, 1, 3, 5, 7, और दूसरा समुच्चय जिसके उदाहरण है 10, 12, 14 और 16। दोनों में जैसे पहले में अवयवों की संख्या, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि 1, 3, 5 और 7, और बी समुच्चय में भी हम देखें तो 10, 12, 14 और 16, इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट समान है, इसलिए ये दोनों को समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई ए समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1, 2, 3 है, और बी कोई समुच्चय में लूं जिसमें अवयवों की संख्या अगर ए बी सी हो, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 3 है दोनों में, इसलिए ये समतुल्य तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, बस आगे पता आपको लग जाएगा। तो देखिए समान समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स बराबर हो और अवयव भी वही हो जो अवयव ए में है और वही अवयव कहां होने चाहिए, बी में, अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए और अवयव जो समुच्चय ए के अंतर्गत हैं वही एलिमेंट समुच्चय बी में भी होने चाहिए, तब हम ए बराबर बी अर्थात ए और बी समान समुच्चय ऐसा लिखते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं, और इसका अर्थ क्या होगा कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने पहले क्या लिया है, ए समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 2, 3, 5 और 6 है भाई, और बी के जो एलिमेंट है वो 6, 5, 3 और 2 हैं। आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 4, 4 हैं, और अवयव भी देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 और 5 और 6 और 6, अर्थात कैसे ही केवल क्रम अलग है, क्रम अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात अवयव की संख्या समान है और अवयव भी समान है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हैं। और उदाहरण लेके मैं समझाने का प्रयास करता हूं, तो देखिए आप यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अब बताइए इनमें दोनों
जो समुच्चय दिए गए ए और बी क्या समान है। तो देखिए पहले में क्या है, अवयवों को देखें तो ए बी सी और डी, और इसमें क्या है डी सी बी और ए। अवयव भी समान है, अवयवों की संख्या भी समान है, दोनों में 4 4 है भाई, और ए बी सी डी दोनों में, इसलिए ए बराबर बी कहेंगे, अर्थात ए और बी समान समुच्चय हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, ए में जो उदाहरण है वो 4 8 12 और 16 है, और इसमें देखिए 4 तो है 8 12 नहीं है, और यहां 18 ज्यादा है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट 4 4 है, दोनों में 4 4 अवयव हैं, लेकिन अवयव ए समुच्चय और समुच्चय बी में सेम नहीं है, बिल्कुल हुआ वो नहीं है, क्योंकि इसमें 12 है ए समुच्चय में और बी में 12 नहीं है, बी समुच्चय में 18 है, ए समुच्चय में 18 नहीं है, अतः ए और बी समान समुच्चय नहीं है। अब देखिए तीसरा उदाहरण और देखिए कि 2 4 6 8 10, और यहां क्या है x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप जब इसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सम धन पूर्णांक है जो 10 तक है, तो क्या लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, और वही एलिमेंट कहां है, समुच्चय ए में है, तो क्या कह सकता हूं कि ए बराबर बी, अर्थात ये तो समान समुच्चय के उदाहरण है। अब देखिए फोर्थ में, देखिए फोर्थ क्या कह रहा है कि ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव x हैं, और x अवयव क्या है, संख्या 10 का एक गुणज है, और 10 के गुणज क्या होंगे 10 20 30 40 डॉट 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 इस तरह से। और यहां जो दिया गया दूसरा जो समुच्चय b है वो क्या है 10 15 20 25 30, तो आप देखेंगे डॉट डॉट लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट अर्थात अवयवों की संख्या इनमें समान हो जाए, लेकिन देखिए यहां 10 के बाद 20 है, यहां 15 है, तो अवयव समान नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है। अब देखिए क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो देखिए ए समुच्चय यहां जो दिया गया है उसके एलिमेंट हैं 2 और 3। यहां जो बी समुच्चय दिया गया है वो क्या है, समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 का एक हल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मैं हल करूंगा तो इसके जो गुणनखंड होंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0, और इनसे अगर मैं मान निकालूंगा तो x बराबर -2 और -3 निकल के आएंगे, अर्थात बी समुच्चय के जो एलिमेंट होंगे वो -2 -3 होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती में दोनों में 2 2 हैं, लेकिन क्योंकि इसमें -2 है और इसमें +2 है, इसमें -2 इसमें +2 इसमें +3 इसमें -3, सेम नहीं है, चिन्ह का अंतर है, और चिन्ह का अंतर तो गणित में बहुत होता है, इसलिए दोनों समान समुच्चय नहीं है। अब देखिए एक और देख लीजिए, इसमें दूसरा देखिए ए समुच्चय कैसा है, फॉलो का एक अक्षर है, x इज सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो इसको अगर मैं सारणीबद्ध रूप में लिखूंगा तो देखिए एक अक्षर को लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ओ आ गया, फिर क्योंकि डबल एल है इसलिए केवल एल लिखेंगे, फिर ओ आ गया नहीं लिखेंगे, और फिर डब्लू, और फिर बी समुच्चय क्या दिया गया है कि इसमें बाई कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो वॉल्फ का एक अक्षर है, तो वॉल्फ में देखिए डब्लू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। ए और बी को ध्यान से देखिए, WOLF WOLF, नंबर ऑफ एलिमेंट भी वही हैं और अक्षर भी वही हैं, अर्थात ए और बी दोनों कैसे हैं, इसमें तुल्य हैं, अर्थात ए बराबर बी तुल्य कहें या समान कहें, एक ही बात है। समतुल्य अलग है, समतुल्य समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट मस्ट बी इक्वल। तो अब देखिए, अब चलते हैं आगे, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, इसका जो अच्छा जो नाम मुझे लगता है यूनिवर्सल सेट, या इसको हिंदी में दूसरा एक नाम और दिया जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है भाई, अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं।
वह समुच्चय जिसमें निश्चित संदर्भों में दिए गए सभी समुच्चय होते हैं, अर्थात कोई भी समुच्चय समष्टीय समुच्चय से बाहर नहीं होगा। समष्टीय समुच्चय अद्वितीय नहीं होता, यह प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग होता है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब मेरे पास अगर दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, ए जैसे ये है 1 2 5 और 6, और बी कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 2 3 4 7 और 8। अब कोई देखिए, ए और बी में दोनों में ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो कोई एक समुच्चय ऐसा जरूर रहा होगा जिसका ए और बी दोनों ही उपसमुच्चय। अब आप कहेंगे सर उपसमुच्चय क्या है? आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके तुरंत बाद ही उपसमुच्चय की बात करेंगे। तो देखिए, अर्थात ए और बी कहीं से उत्पन्न तो हुए होंगे, तो जिससे ये आए होंगे, अर्थात ए और बी जिनसे बने होंगे, उस समुच्चय को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। और उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? u बराबर, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि a कहां से निकल के आया? भाई इस u में से निकल के आया है। b भी कहां से निकल के आया है? इस u में से निकल के आया है। अर्थात समान गुणधर्म है, समान संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पर ये सब कहां से? ए भी यहां से आया है, ए की उत्पत्ति भी यू से हुई है और बी की उत्पत्ति भी कहां से हुई है? यू से हुई है। अर्थात ए और बी दोनों ही इस यू में समाये हुए हैं, यूनिवर्स में समाये हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? यू यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं कि जैसे ए समुच्चय कोई होता मेरे पास ए बी सी, और बी समुच्चय होता मान लीजिए बी सी डी, तो इनका सार्वत्रिक समुच्चय कैसा होना चाहिए था? ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अर्थात ए समुच्चय भी यू से आया है और बी समुच्चय भी यू से आया है। यही बात मैंने किया है, लिखा है भाई वह समुच्चय जिसमें निश्चित संदर्भों में दिए गए सभी समुच्चय होते हैं। तो देखिए, यू में ये दोनों है ना, ए और बी, अर्थात कोई भी समुच्चय समष्टीय समुच्चय से बाहर नहीं होगा, ना तो ए बाहर है ना बी बाहर है दोनों उदाहरणों में, अर्थात ये यू में समाहित हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि ए और बी दोनों ही समुच्चय यू अर्थात यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं। ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अब आप कहेंगे सबसेट क्या है? तो चलिए पहले उपसमुच्चय या सबसेट को ही मैं बता देता हूं, तब आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी। तो देखिए, बात करते हैं उपसमुच्चय की, सबसेट। यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। ए कोई समुच्चय जिसके सदस्य हैं 1 2 3, और बी कोई समुच्चय जिसके उदाहरण हैं भाई 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ए का प्रत्येक सदस्य एलिमेंट बी का भी सदस्य है, तो ए क्या कहलाएगा? बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अर्थात इसको क्या कहेंगे कि ए समुच्चय या समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। अब इतनी भाषा हम लिखें, इसकी बजाय हम इसको प्रतीक, भाई गणित हम जानते हैं प्रतीकों की भाषा है, संकेतों की भाषा है, तो कैसे लिख सकता हूं? ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है। तो इसका मतलब जो स्मॉल ए इज मेंबर ऑफ ए, तो स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो बी का भी सदस्य होना चाहिए। ये मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है भाई। अब मैं एक और उदाहरण लेके आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं।
ठीक है, जैसे मैं चलिए मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए मान लेता हूं, ए बी और सी। तो इसके कौन कौन से जो समुच्चय हैं इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो देखिए, रिक्त जो समुच्चय होता है सबका उपसमुच्चय होता है। तो एक तो रिक्त समुच्चय फाई, इसका उपसमुच्चय होगा। दूसरा, अगर कोई समुच्चय हो जिसका एक ही एलिमेंट ए हो, या उसका एलिमेंट बी हो, या उसमें एलिमेंट सी हो, या उसमें एलिमेंट ए और बी हो, या जिसके एलिमेंट बी और सी हो, या जिसके एलिमेंट ए और सी हो, या जिसके एलिमेंट ए बी और सी हो। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी मैंने समुच्चय लिखे हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय ए बी, जिसके सदस्य हैं ऐसे बी और सी, ये सभी क्या है, ए बी सी से बने हुए हैं, अर्थात समुच्चय ए से बने हुए हैं। ऐसे ही है ना। तो ये सभी क्या है, समुच्चय ए के उपसमुच्चय हैं। तो देखिए यहां अवयवों की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3। तो उपसमुच्चय गिनिए कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आई, 8। सॉरी। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि किसी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n हो तो उसके समस्त उपसमुच्चयों की संख्या, समस्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n होगी। कितनी होगी, 2 की घात n होगी। चलिए मैं एक उदाहरण और आपके लिए लेता हूं। जैसे मैं कोई समुच्चय ए लेता हूं जिसके सदस्य हैं 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, 1 2 3 और 4। अरे अब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे भाई। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4। तो समस्त उपसमुच्चयों की संख्या, समस्त उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की घात 4 अर्थात 16 होगी। अब चूंकि इसमें 5 भी शामिल है, रिक्त समुच्चय भी शामिल है, तो अगर प्रश्न ये आ जाता कि इसके अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या, की संख्या। तो ध्यान रखना भाई, उसमें एक हम घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि वास्तविक रूप में जो फाई है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए रिक्त, देखिए उसमें अरिक्त अर्थात जो रिक्त नहीं है ऐसे, तो फाई को हटाना पड़ेगा, या वास्तविक के लिए भी हमें फाई को हटाना पड़ेगा। तब क्या लिखेंगे हम, 16 - 1 = 15। तो ध्यान रखना भाई, अरिक्त या वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात n - 1 कर देते हैं। आपको याद रहेगा ना। आप बना के देखना चाहें तो बना लेना। तो इसमें जैसे क्या हो जाता है, गिन के देख लीजिए 16 होंगे कि नहीं होंगे। देखिए एक तो 5 सबका होता है, 5, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे भाई। अब चलते हैं आगे भाई। देखिए इसको ध्यान से देखिए, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी हैं, वो उपसमुच्चय नहीं है। भाई उपसमुच्चय का चिन्ह कटा हुआ है, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए। तो आप देखें ए बी, तो बी सी ए का तो उपसमुच्चय है, तो ये तो असत्य कथन हुआ भाई। क्यों, क्योंकि ए बी यहां जो सदस्य हैं वो तो उपसमुच्चय हैं, किसके, बी सी ए के। ए ई
सबसेट है एक्स कोई इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और इसको लिखना भी चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए ई इज सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ई इसी में से पैदा हुआ है तो सबसेट है, तो ये सत्य है भाई। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, भाई 2 इसमें नहीं है तो 1 2 3 इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या हुआ? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 1 2 3 में 2, इस दूसरे सेट, इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, तो इस दूसरे सेट में 2 नहीं है, इसलिए ये उपसमुच्चय भी नहीं है। इसको कैसे लिखना चाहिए था? इस तरह से लिखना चाहिए था। अब देखिए ए इज सबसेट ऑफ एबीसी, बिल्कुल सत्य है ये तो, क्योंकि एबीसी में से ही तो ए पैदा हुआ है। ए इज मेंबर ऑफ एबीसी, ये भी सत्य है भाई। अब देखिए छठे में देखिए, x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3 4 और 5 सबसेट ऑफ x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करने वाली कौन सी है? 1 2 3 4, ठीक है, और 5 नहीं होती, और 6 9 12 18, ठीक है भाई, और 36। तो क्या आप देख रहे हैं ये इसका सबसेट है? नहीं है। क्यों? इसका जो एलिमेंट 5 है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है? असत्य है, ये असत्य है। तो बात आशा है आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए घात समुच्चय, माना कोई अरिक्त परिमित समुच्चय है ए, तब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो समझाने का प्रयास करता हूं। देखो समझ कैसे लेते हैं कि ए कोई मान लेता हूं मैं कोई समुच्चय जिसके सदस्य हैं ए बी सी, अभी बताया था मैंने। अब ए बी सी के अगर मैं उपसमुच्चय लिखना चाहूं तो अभी आपने लिखी देना कि 5, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी, एक होगा ए बी, एक होगा बी सी, एक होगा ए सी, और एक होगा ए बी सी। यही होगा ना? तो ये 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 उपसमुच्चय हुए। अब यदि इन समस्त उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में मैं लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? इस समुच्चय का घात समुच्चय। अर्थात घात समुच्चय को कैसे? पावर सेट, तो पावर की p, तो p a से व्यक्त करेंगे। तो p a का मतलब क्या है? समुच्चय a का घात समुच्चय। तो p a कैसे लिखा जाएगा भाई? मजला कोष्टक में। अब इन समस्त उपसमुच्चयों को एक एलिमेंट मानते हुए कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट 5 है भाई, फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट क्या है? ए समुच्चय। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मजला कोष्टक के अंदर फिर मजला कोष्टक लग रहा है, क्योंकि अब जो ए एलिमेंट है जो किसी उपसमुच्चय को व्यक्त कर रहा है वो एक एलिमेंट के रूप में आ रहा है यहां। तो कॉमा, फिर बी, फिर सी, ए बी, बी सी, ए सी, और ए बी सी, और अब ये मजला कोष्टक। तो ये क्या हुआ भाई? घात समुच्चय। तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। अब देखिए किसी भी समुच्चय में जब नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके समस्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात n। उन समस्त उपसमुच्चयों को ही एलिमेंट मानते हुए मैं समुच्चय लिख रहा हूं, वो घात समुच्चय कहलाएगा। तो घात समुच्चय में भी सदस्यों की संख्या कितनी होगी भाई? 2 की घात n ही होगी। आप समझ लें। एक उदाहरण मैंने
लिख दिया है भाई, देखो लिख भी दिया ये बात मैंने। यदि किसी परिमित समुच्चय ए में n अवयव हो तो उसके घात समुच्चय पी में अवयवों की संख्या 2 की घात n होती है। ठीक है, तो उपसमुच्चयों की संख्या और घात समुच्चय में भी जो एलिमेंट की जो संख्या है वो 2 की घात n होती है। अब देखिए उदाहरण मैंने लिख दिया है कि समुच्चय ए है जिसके सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 हो, तो सिद्ध कीजिए कि NPA अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A इज इक्वल टू 14। तो देखिए ए समुच्चय में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 हैं। तो NPA, ठीक है भाई, NPA में क्या हो जाएगा भाई, 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब 16 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली बात पर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है वेन डायग्राम, या जिसको मैं वेन यूलर आरेख बोल रहा हूं और इसको शॉर्ट में वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। इसको मैं अलग से एक वीडियो और बना के आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लें, फिर जब प्रश्न बताएंगे तब ढंग से और समझ में आ जाएगा। तो देखिए वेन यूलर आरेख, आयत और वृत्तों के संयोजन से बनी हुई आकृति को वेन यूलर आरेख कहते हैं। सामान्यतः यह वेन आरेख कहलाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो सार्वत्रिक समुच्चय U होता है उसको हम एक आयत से व्यक्त करते हैं, और जितने भी समुच्चय होते हैं A B C जिनको नाम दिया गया है उनको हम वृत्तों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे समुच्चय A दिया हुआ है तो आयत के अंदर केवल एक वृत्त बनाएंगे, और यदि 2 समुच्चय A और B दिए गए तो दोनों वृत्तों से जैसे एक वृत्त A को व्यक्त करेगा, दूसरा वृत्त B को व्यक्त करेगा। और यदि जैसे मैं बना देता हूं, चलिए, तो ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय भाई, ये U हो गया। अगर इसमें एक ही समुच्चय तो मैं केवल उसको A नाम दे दूंगा भाई, ये A हो गया भाई। और अगर उसमें मान लीजिए 2 हैं और उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं, अभी बताएंगे हम कॉमन कैसे निकालते हैं, क्या चीज है। तो जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो उनको अलग अलग 2 वृत्तों के माध्यम से व्यक्त कर देंगे भाई। ये यहां ए लिखूंगा, यहां बी लिखूंगा, और ये यू है। और अगर इन दोनों में अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हों कि दोनों के सदस्य हों, तब उनको हम प्रतिच्छेदी वृत्तों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। अर्थात उनको कैसे व्यक्त करेंगे, इस तरह से भाई। ये तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, और ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, क्योंकि इसमें जो कुछ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। इसको मैं अलग से वीडियो बना के और समझा दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब समुच्चय पर होने वाली संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण भाग। तो देखिए पहला है समुच्चयों का संघ या यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए 2 समुच्चय ए तथा बी का संघ या यूनियन ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बनाया गया समुच्चय होता है। इसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। यू सीधा है यूनियन, और यूनियन कैसे बनती है, सभी को मिलाकर, अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के समस्त अवयवों को मिलाकर लिख दीजिए। पर ध्यान रहे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो बिना रिपीट किए हुए समुच्चय ए और समुच्चय बी के जितने भी सदस्य हैं, एलिमेंट हैं, उन सबको मिलाकर एक साथ लिख दीजिए। वो समुच्चय ए और समुच्चय बी का यूनियन होगा। ठीक है, और उसको कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाएगा। उसके एलिमेंट होंगे एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स मेंबर ऑफ आइदर ए और बी। ठीक है, तो अब जैसे मैं उदाहरण लेके आपको बता भी देता हूं। जैसे ए कोई समुच्चय है, इसमें सदस्य हैं 1 2 3 और 5, और बी कोई समुच्चय है जिसका सदस्य है 3 5 और 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, अर्थात ए और बी के सदस्यों को विदाउट रिपीटेशन मिलाकर लिख दीजिए, एक साथ यूनियन बन जाएगी। कैसे, 1 2, अब देखिए 3 दोनों में है पर एक बार ही लिखेंगे 3, फिर 5 इसका आ गया, दोनों का आ गया, और फिर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका यूनियन। आप चिंता ना करें, इतने उदाहरण में लूंगा, इतने प्रश्न आपको कराऊंगा कि यूनियन चुटकियों में आपको रट जाएगा। तो अब दूसरी संक्रिया पर चलते हैं। वो क्या है,
समुच्चयों का प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का प्रतिच्छेद। दो समुच्चय ए और बी हों तो उनके ओवेनिस्ट अवयवों को एक साथ लिख दें। देखिए यूनियन में तो सभी सदस्य लिखे जाते हैं ए और बी के बिना रिपीटेशन के, लेकिन जो सदस्य ए में हो और समुच्चय बी में भी हो उन कॉमन या ओवेनिस्ट आइटम्स को लिखकर जो नया समुच्चय बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यू को उल्टा लिख दिया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे उदाहरण मैंने यहां लिया है, ए कोई समुच्चय मेरे पास है जिसके सदस्य कौन कौन से, 1 2 3 और 4, और बी समुच्चय में सदस्य हैं 2 3 7 और 8। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, कौन कौन से अवयव जो दोनों में, अर्थात समुच्चय ए के भी सदस्य हैं और समुच्चय बी के भी सदस्य हैं। तो देखिए 2 2 3 3, तो 2 और 3 ही दोनों सदस्यों में है, समुच्चयों में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ भाई, 2,3। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से लिखा जाता है भाई, कि उसके एलिमेंट होते हैं एक्स, और एक्स कैसे भाई, एक्स इज मेंबर ऑफ ए तथा एक्स इज मेंबर ऑफ बी। अर्थात जो एक्स एलिमेंट हैं वो सेट ए एंड सेट बी दोनों के अवयव होने चाहिए, अर्थात दोनों के कॉमन सदस्य होने चाहिए। आशा है आपको समझ में आ गई हो, बहुत सरल सी बात है भाई। चलते हैं अगली संक्रिया पर। तो देखिए पूरक समुच्चय, मैं चाह रहा हूं कि देखो पूरक मैंने पहले लिख दिया है, तो पूरक को बताने से पहले मैं अंतर समुच्चय आपको बता देता हूं। तो पहले मैं चलिए अंतर समुच्चय आपको बताता हूं, फिर बात करते हैं हम पूरक की। तो देखिए समुच्चयों का अंतर, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए माइनस बी, जिसको क्या कहेंगे, ए अंतर बी, उन समुच्चयों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। समझ में आई? ए माइनस बी का मतलब क्या है कि केवल ए के वो अवयव लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है। अर्थात अगर कोई ए का सदस्य बी में भी लिख रहा हो तो वो अशुद्धि माना जाएगा और उसको नहीं लिखेंगे। केवल ए के ही अवयव जो शुद्ध रूप में विशुद्ध रूप से समुच्चय ए के सदस्य हैं उन्हीं को लिखेंगे, बी की अशुद्धि को नहीं लिखेंगे, वो कहलाएगा ए माइनस बी। इसी तरह अगर बी माइनस ए ज्ञात करना चाहते हैं तो बी के उन सदस्यों को लिखेंगे जो ए में नहीं है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि ए माइनस बी किस तरह से लिखेंगे कि एक्स, अब एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे कि वो एक्स ए के तो सदस्य होने चाहिए लेकिन वो समुच्चय बी के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य हैं भाई ए बी सी डी, ठीक है, और बी कोई समुच्चय है जिसके सदस्य हैं सी डी ई और एफ। तो देखिए ए माइनस बी, अब ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए के सदस्यों में से बी की अशुद्धियों को हटाएंगे और ए जो केवल ए के हैं, जो केवल ए के हैं, बी में रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे। तो देखिए बंधु सी और डी ऐसे अवयव हैं जो बी में भी आ रहे हैं, तो इस बी की अशुद्धि को हटा देंगे और शुद्ध ए के अवयवों को लिखेंगे, अर्थात ए और बी को लिखेंगे, तो वो कहलाएगा ए माइनस बी। अर्थात ये मैंने कैसे लिखा कि केवल ए के उन सदस्यों को लिखा है जो बी में रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि बी माइनस ए क्या होगा, अब बी के अवयवों में से ए की अशुद्धियों को घटा दीजिए, अब सम्राट कौन बन गया, बी, तो वो ए को अशुद्ध मान के उनको भगाएगा भाई। तो सी डी ऐसे अवयव हैं जो दोनों जगह पैर रख रहे हैं, तो सी डी को हटा देगा, केवल क्या रह जाएगा ई और एफ, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। आप चिंता ना करें। अब देखिए अगर इसको वेन डायग्राम से हम देखें तो मैंने बताया था ना कि आयत से तो हम सार्वत्रिक समुच्चय को दिखाते हैं। अब ये बना दिया मैंने, ये तो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था। अब ए माइनस बी अर्थात बी का हिस्सा पूरा हटा दिया तो केवल ये जो हिस्सा रह गया है ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए आप देख ही रहे हैं, ये जो हिस्सा है अर्थात बी में से ए के समस्त हिस्से को हटा देंगे, चाहे वो कॉमन वाला ही क्यों हो, ठीक है।
तो केवल जो विशुद्ध रूप से b का हिस्सा बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, b-a। अब वापस मैं आपको लेकर आ रहा हूं पूरक समुच्चय पे। तो देखिए पूरक समुच्चय क्या है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय या तो ए बार से व्यक्त करेंगे या उसको ए डैश से भी व्यक्त करते हैं या ए के ऊपर सी लगा देते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय कैसे लिखते हैं, ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो समष्टि अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव होते हैं किंतु समुच्चय ए के अवयव नहीं होते। अर्थात किसी समुच्चय ए का मुझे पूरक लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि ए डैश कैसे लिखूंगा, u-a, अर्थात मैं केवल सार्वत्रिक समुच्चय के उन सदस्यों को लिखूंगा जो ए के सदस्य ना हो। जैसे चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि u बराबर मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य हैं 1 3 5 8 और बी चलिए एक और उदाहरण लेता हूं जिसके सदस्य हैं 2 4 6 8। तो अब मैं पूछूं आपसे ए डैश अर्थात ए का पूरक समुच्चय, और ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, u-a, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को निकाल दीजिए, अंतर समुच्चय निकाल दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से क्या क्या घटाना है, 1 हटाना है। ठीक है, 1 हट गया भाई u का, 3 हट गया चलिए, 5 हट गया और ये 8 हट गया। तो अब कौन से बच जाएंगे u के, 2 4 6 7 और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ए डैश ए का पूरक समुच्चय। अब मैं पूछूं आपसे बी डैश निकालना होता तो कैसे निकालते, तो अब सार्वत्रिक समुच्चय u में से b के अवयवों को हटा दीजिए, अंतर कर दीजिए। अर्थात मैं क्या कहूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से बंधु घटा दीजिए b, अर्थात 2 4 6 और 8 को हटा दीजिए। तो देखिए क्या बच जाएंगे, एक तो 1 बचेगा, एक 3 बचेगा भाई, और एक 5 बचेगा, फिर एक 7 बचेगा और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे ना बात समझ में, अरे आप चिंता ना करें, अभी बहुत ढेर सारे उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अब एक और देखिए बहुत अच्छी चीज है और इसको बहुत ज्यादा बार हम भूल जाते हैं, सममित अंतर। सममित अंतर क्या है, माना दो समुच्चय मेरे पास हैं ए और बी, ठीक है, तब समुच्चयों ए और बी का सममित अंतर कैसे लिखते हैं कि a माइनस बी निकालिए और b माइनस ए निकालिए और इनका यूनियन कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, सममित अंतर। अर्थात उसको व्यक्त करेंगे a डेल्टा b, अर्थात a डेल्टा b कैसे निकालेंगे भाई, a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस ए निकालेंगे और उनका यूनियन कर देंगे हम। अर्थात देखिए उदाहरण लेके मैं समझा देता हूं आपको। माना कोई समुच्चय a है, इसके उदाहरण चलिए P Q R S, और B कोई उदाहरण है, B कोई समुच्चय सॉरी, जिसके उदाहरण में ले लेता हूं R S T U। ठीक है, तो अब देखिए A माइनस बी क्या होगा भाई, A में से B के अवयवों को हटा दीजिए, प्योर A के जो केवल ए के अवयव हैं, बी में रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको लिखना है। तो देखिए आर और एस बी में आ रहे हैं तो केवल क्या रह जाएगा, पी और क्यू। अब मैं निकालना चाहूं बी माइनस ए, तो अब क्या करेंगे, बी के अवयव आर एस टी यू में से ए के अवयवों को हटा दीजिए, तो आर और एस दोनों में, इसलिए अब बी के जो शेष रह जाएंगे शुद्ध उनको लिखेंगे, क्योंकि b माइनस ए निकाल रहा हूं। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा भाई, t और u। ठीक है, तो अब a डेल्टा b अर्थात सममित अंतर क्या होगा भाई, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो देखिए a माइनस बी क्या है, p और q, यूनियन लिखेंगे भाई b माइनस ए और b माइनस ए के रूप में क्या है, t और u। तो अब इनको एक साथ लिख दीजिए, P Q T और U, ये क्या होगा, सममित अंतर इसका कहलाएगा। और उदाहरण बाद में लेंगे, चलिए पहले हम उनको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए एक और है भाई, विसंगीत अथवा
प्रतिच्छेदी समुच्चय, जिसको अंग्रेजी जो शब्द है डिसजॉइंट सेट्स। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है डिसजॉइंट्स, अर्थात दो समुच्चय ए और बी मेरे पास हों और उनमें कोई भी ओवेनिस्ट अवयव ना हो, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। अर्थात जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा तो देखिए उनका इंटरसेक्शन में जब निकालूंगा तो इंटरसेक्शन तो निकलेगा ही नहीं, अर्थात इंटरसेक्शन उनका एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो जब दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि उनका इंटरसेक्शन में निकालूं, प्रतिच्छेदी समुच्चय में निकालूं और वो फाई अर्थात रिक्त समुच्चय आ जाए, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे? विसंगीत या असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। परिभाषा आप देख ही रहे हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तब समुच्चय ए और समुच्चय बी विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे यहां मैंने एक उदाहरण लिखा है कि 1, 2 और 3, 4। अब देखें ये समुच्चय ए मैंने मान लिया, ये समुच्चय बी मान लिया। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी में निकालूं अर्थात दोनों में कॉमन निकालूं, तो क्या कॉमन कोई है? कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, और कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के लिए या तो खाली मजला कोष्टक लिख देंगे या फाई लिख देंगे। तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट। तो नाम से ही पता लग जाता है डिसजॉइंट, अर्थात उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ओवेनिस्ट नहीं है। अब कुछ उदाहरण आपकी सेवा में। तो निम्नलिखित समुच्चय युग्म से कौन युग्म असंयुक्त है, आपको पहचानना है। तो देखिए पहला सेट क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4 है भाई, और बी में देखिए x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और वो कैसी है कि 4 से 6 तक। अर्थात मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखना चाहूं तो b ये जो सेट हो जाएगी, इसको a मान दूं तो b क्या हो जाएगा? 4, 5 और ये 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, 5, 6 में क्या कोई कॉमन है? अगर मैं निकालना चाहूं पहले के लिए a इंटरसेक्शन b, तो देखिए जो अवयव 4 है वो कॉमन है। तो ये तो भाई कॉमन आ गया 4, ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए असंयुक्त भी नहीं है। दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, ये दोनों अवयव दोनों समुच्चय ए और बी असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है। हां, अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तब हो जाता, ठीक है, तब ये 4 यहां नहीं आता तो ये डिसजॉइंट हो जाते। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, ये सेकंड, ये AIOU और CDEF। तो इनमें तो देखिए एक अवयव कॉमन है ना भाई, E। तो मैं जब इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा इस सेट का और इस सेट का, तो E आ जाएगा, अर्थात ये डिसजॉइंट सेट्स है ही नहीं, तो ये भी नहीं है भाई। तो अब देखिए थर्ड देखिए, तो देखिए भाई x एक संपूर्णांक है और दूसरे में x एक विषम पूर्णांक, इसको मैं a मान लूं, तो इसको अगर हम सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8 ... और इसी को मैं b समुच्चय नाम दे दूं और लिखना चाहूं सारणीबद्ध रूप में, तो कैसे लिखूंगा? एक विषम पूर्णांक है, तो विषम संख्याओं में आप जानते हैं कि 3, 5, 7, तो सम और विषम में जैसे 3, 5, 7 कुछ भी लिख दीजिए, विषम संख्या होनी चाहिए 9। तो क्या सम और विषम में कोई कॉमन संख्या आती है क्या? ओवेनिस्ट अवयव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो A इंटरसेक्शन B हमें प्राप्त होगा फाई के बराबर, अतः ये डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं भाई। तो देखिए समुच्चय A कि जो अवयव है 3, 5, 7, 9, 11, बी में 7, 9, 11, 13, सी में 11, 13, 15 और डी समुच्चय में अवयव है 15 और 17। तो देखिए मैं कुछ निकाल के आपको बता देता हूं जिससे आपका रिपीटेशन हो जाए। कि देखिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए ए और बी के जो एलिमेंट हैं उनमें ओवेनिस्ट कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, उनको छांट कर लिख दीजिए। तो देखो दोनों में रिपीट हो रहे हैं 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब चलिए, अब मैं निकालना चाहूं जैसे थर्ड नंबर में, देखिए थर्ड नंबर में जैसे बी इंटरसेक्शन सी को ऐसे निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे,
कि आप दो दो का निकाल लीजिए। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो 3 7 ये ना, और सी के सदस्यों को देखिए तो देखिए एक तो 11 रिपीट हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी जब मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 11। और इसका इंटरसेक्शन डी के साथ, डी के मतलब 15 और 17 के साथ जब निकालेंगे तो इनमें अब 11 और 15 17 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। इसी तरह एक आध और देख लीजिए, जैसे ये है छठा, देखिए आप छठे में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ए के अवयव आप लिखिए, तो ए के अवयव लिख लें हम, तो कौन कौन से हैं, 3 5 7 9 और 11, ए के अवयव लिख दिए भाई। अब इंटरसेक्शन, अब मुझे क्या लिखना है, बी यूनियन सी, अर्थात बी और सी के अवयव मिलाकर लिखने, बिना रिपीटेशन के, बिना पुनरावृत्ति के। तो देखिए 7, मैं क्या लिख रहा हूं, बी यूनियन सी, सीधे लिख रहा हूं। तो देखिए 7 लिख दिया, फिर लिख दिया 9, 11 दोनों में है, फिर 13 दोनों में है, फिर 15 सी में है, तो वो लिखा तो जाएगा ना भाई। दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखते हैं बिना पुनरावृत्ति के। तो अब इनका इंटरसेक्शन देखिए भाई, इन अर्थात ये और ये जो आए हैं समुच्चय के जो अवयव हैं, इनमें कौन कौन से कॉमन है, अर्थात दोनों में मौजूद हैं, तो दोनों में मौजूद अवयवों को लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए एक तो 7 है भाई, दोनों में 7 आ गया, दोनों में 9 है और 11 है, तो 7 9 11, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा भाई। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर बी यूनियन सी निकालिए, और फिर इनका क्या निकाल दीजिए, इंटरसेक्शन। दोनों को आप पहले अलग अलग निकालिए, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तब उत्तर आएगा। ठीक है भाई। और चलिए, चलो मैं इसको करके ही आपको बता देता हूं, मैं करके बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी के कौन अवयवों को लिख दीजिए। तो देखिए ए और बी में कौन कौन से अवयव कॉमन है, 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 और 11। अब इसका दूसरा भाग क्या है, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी निकाल लीजिए भाई, बी यूनियन सी, बी और सी के अवयवों को मिलाकर लिखिए। तो देखिए 7 9 11 13 और 15 ये आए ना। अब 9th में क्या चाहिए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ए यूनियन बी आ गया 7 9 11, और बी यूनियन सी आ गया 7 9 11 13 15। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इनका कॉमन देखिए। तो देखिए 7 9 11 7 9 11, तो ये क्या आ गया 7 9 और 11, और यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। देखिए इसको ध्यान से देखिए कि ए जो सेट है उसमें 3 6 9 12 15 18 21 एलिमेंट हैं, और बी में एलिमेंट है 4 8 12 16 20। इसी तरह सी में 2 4 6 8 10 12 14 16 है, डी में 5 10 15 और 20 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मैं एक दो निकाल के बता देता हूं, आप बाकी के निकाल लेना भाई। तो पहला है जैसे a माइनस बी, अर्थात a के अवयवों में से b के अवयवों को हटा दीजिए, और जो शेष शुद्ध a के बच जाएं उनको लिख दीजिए। तो देखिए b के सदस्य कौन कौन से रिपीट में आ रहे हैं, 4 इसमें है नहीं भाई, 8 इसमें नहीं है, 12, एक तो 12 को हटाएंगे, फिर 16 नहीं है और 20 नहीं है, तो केवल 12 बी में उपलब्ध है। तो उन अवयवों को नहीं लिखेंगे ए वाले के जो बी में उपलब्ध हैं, केवल ए में हैं जो, उनको लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 6 9 15 18 और 21। तो आप जैसा देख रहे हैं कोई भी अवयव जो मैंने a माइनस बी में लिखा है वो b में उपलब्ध नहीं है, b में नहीं होना चाहिए। वो देख लीजिए
कोई नहीं है ना, तो ये क्या आ गया, a माइनस बी। इसी तरह आप चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे अब मैं कहूं आपसे b माइनस ए निकालते हैं, जैसे ये फोर्थ प्रश्न भी है, चौथा प्रश्न है b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे निकालते, अब b के अवयवों से a के अवयवों को हटा दीजिए। तो देखिए b के अवयव कौन कौन से हैं भाई, चलो लिख देता हूं, 4, 8, 12, 16 और 20 से a के अवयवों को हटा दीजिए, अर्थात 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो केवल 12 ऐसा है जो b में आया है, तो 12 को नहीं लिखेंगे, बाकी के जो b के बच जा रहे हैं उनको लिख देंगे। a के अवयवों से कोई मतलब नहीं, केवल उन अवयवों से मतलब है जो अशुद्धि के रूप में b में मौजूद हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी के a के किसी अवयव को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं b माइनस ए। तो क्या बच जाएगा भाई, 4, 8, 16 और 20। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और निकाल बता देता हूं, जैसे 12वां है इसमें कि d माइनस सी, तो देखिए d के अवयव को लिखिए, d के अवयव कौन कौन से हैं भाई, 5, 10, 15, 20, माइनस c के अवयव लिखिए, c के अवयव क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो देखिए इनको घटाइए, कौन सा है, एक तो 10 रिपीट हो रहा है, यहां 10 है और तो कोई है नहीं, तो कोई है ही नहीं, तो डी के अवयव जो शेष रह जाएंगे 5, 15 और ये 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए भाई कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय U दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, A समुच्चय दिया हुआ है 2, 3 और B समुच्चय दिया है 3, 4, 5। अब मुझे क्या निकालना है, A डैश B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश और A यूनियन B ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए ये। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं A डैश निकालना चाहूं तो A डैश कैसे निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से A के सदस्यों को हटा दीजिए। अब सार्वत्रिक समुच्चय U क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से एक के अवयव 2 और 3 को हटा दीजिए। जब 2, 3 को हटा दूंगा तो ये क्या रह जाएगा भाई, 1, 4, 5 और 6, ये तो आ गया A डैश। इसी तरह मैं निकाल सकता हूं B डैश। तो B डैश क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय U से B को हटा दीजिए। तो B को हटाऊंगा तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से B अर्थात 3, 4, 5 को हटा दीजिए। 3, 4, 5 को हटाएंगे तो ये क्या रह जाएगा, 1, 2 और 6 रह जाएगा। तो ये आ गया। तो ये तो हो गया A डैश और B डैश निकाल। अब देखिए क्या निकलवा रहा है वो, A1, A2। अब तीसरी चीज क्या निकलवा रहा है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए A डैश क्या है भाई, A डैश ये है 1, 4, 5 और 6, इंटरसेक्शन B डैश, और B डैश क्या है 1, 2 और 6। तो देखिए अब इनमें इंटरसेक्शन भी क्या लेते हैं, ओवेनिस्ट सदस्यों को लिखते हैं। तो ओवेनिस्ट क्या है इसमें, एक तो 1 है भाई जो दोनों में आ रहा है, 1 है भाई, और कौन सा है 6। तो 1 और 6, 1 और 6, तो 1 और 6 ये आंसर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है A यूनियन B निकालना भी है भाई। तो चलिए A यूनियन B निकाल देते हैं आपको, इसी में सारे प्रश्न आ जाएंगे। और A यूनियन B में क्या है, A और B के सदस्यों को एक साथ लिख दीजिए भाई। तो देखिए क्या है, 2 लिख देंगे भाई, 3 लिख दिया, और ये 2, 3, 4 और ये 5, ये यूनियन B आ जाएगा। तो अब मुझे सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है कि इसमें एक सिद्ध सवाल करना है। और उसको कैसे सिद्ध करना है भाई, कि जो 5वां सवाल इसमें हो गया कि A यूनियन B का जो डैश है, अर्थात पूरक समुच्चय A यूनियन B का, वो किसके बराबर है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए पहले A यूनियन B का पूरक समुच्चय निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से A यूनियन B को हटा दें आप।
तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या था, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से घटा दीजिए ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब तो ये क्या रह जाएगा, 2 3 4 5 हट जाएंगे, तो क्या रह जाएंगे भाई, 1 और 6, 1 और 6। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई भाई। अब आरएचएस क्या था भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अभी मैंने निकाला था, वो भी कितना आया था, 1 और 6। तो देखिए दोनों बराबर आ गए ना, और बराबर आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बात सिद्ध हो गई ना। तो मेरा उद्देश्य आपको समझाना था, आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव। तो अब देखिए, अब जब हम आगे बढ़ ही गए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रहे हैं, उनको समझ लीजिए भाई। कैसे समझ लें भाई, तो देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात एक जो समुच्चय है यदि बी का उपसमुच्चय है, देन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी। अरे आप समझिए भाई कि ए जो समुच्चय है बी में से बना है, तो जब ए और बी का यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं ना, तो वो बी के बराबर ही आएगा ना। कंफ्यूज हो रहे हैं आप? अरे यार एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। चलिए मैं ए मान लेता हूं कोई सदस्य, कोई समुच्चय जिसमें सदस्य हैं 1 2 3, कोई भी उदाहरण लीजिए, और बी कोई मैंने सेट ले लिया कि 1 2 3 4 और 5, चलिए ये ले दिया। तो अब सीधे से दिख रहा है ना कि ए का प्रत्येक अवयव बी का सदस्य है। इसका मतलब ए जो समुच्चय है वो सबसेट है बी का। अब अगर मैं इनका यूनियन भी निकालूं, किसी तरह मैं यूनियन निकालना चाहूं, ए यूनियन बी निकालूंगा, तो देखिए 1 2 3 का इनके साथ यूनियन निकालूंगा, अर्थात दोनों के अवयवों को मिला के भी लिखूंगा, तो वो बी के बराबर ही तो आएगा भाई। 1 2 3 4 और 5, तो ये ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के। आ गया ना। तो समझिए, इस बात को याद रखिए, बहुत काम की चीज है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए। और इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन भाई। जो सबसेट वाला है उसमें कम अवयव होंगे ना, तो जब इंटरसेक्शन में भी कम अवयव आते हैं तो इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी बराबर बी के होगा, और ए इंटरसेक्शन बी में निकालता भी, तो निकाल के भी देख लिए इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3, क्योंकि दोनों समुच्चय ए और बी में ओवेनिस्ट कौन से हैं, 1 2 3। तो सीधी सी बात है, ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो इसको आप रटेंगे ना, ढंग से याद होना चाहिए कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी, बड़े के बराबर होगा यूनियन, और इंटरसेक्शन होगा छोटे अर्थात सबसेट वाले के, अर्थात ए के बराबर होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए सेट। तो अब देखिए अगली बात समझाने के लिए चलिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, और ये डिलीट कर दिया। चलिए अब हाँ, देखिए भाई दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या आएगा, 5। अरे आप देखिए, किसी का भी डैश निकालेंगे या पूरक समुच्चय हम निकालेंगे, तो ए के, अब जैसे ए का पूरक समुच्चय निकाल रहा हूं, तो ए के अवयवों को तो लिखेंगे ही नहीं, केवल यू के सदस्यों को लिखेंगे। तब ए के साथ उसी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो कॉमन तो कोई होगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, अर्थात किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन उसी के पूरक समुच्चय के साथ लिया जाए तो वो रिक्त समुच्चय होगा। क्यों लें कि ए डैश में ए के सदस्यों को नहीं लिखते, केवल सार्वत्रिक समुच्चय के सदस्यों को लिखते हैं, ए के सदस्यों को तो हटा देते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय और ए समुच्चय में तब कोई संबंध ही नहीं रहा, और जब संबंध ही नहीं तो फिर डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट्स मींस उनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर। इसी तरह अब देखिए, ए का मैं यूनियन ए डैश के साथ निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा भाई, क्योंकि डैश निकालते समय यू के सदस्यों को ही लिखेंगे, ए के सदस्यों को हटा देंगे, और जब ए के साथ उसका यूनियन करना पड़े तो वापस वही सदस्य आ जाएंगे, तो बन के कौन आ गया, यू।
अर्थात यू के जो ए में सदस्य थे उनको हटाया था मैंने ए के सदस्यों को यू में से, तो वापस वो ए के सदस्य यूनियन के कारण आ जाएंगे। तो भाई ये तो यू के बराबर आ गया। तो ध्यान रखें कि किसी भी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय होता है और यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है। याद रहेगा ना भाई। तो और किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय का दो बार अगर मैं पूरक निकालें, पूरक का भी पूरक निकालें तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह भाई देखो a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश, नहीं आई बात। और b माइनस ए, देखो ध्यान से समझना, a माइनस बी करें तो a इंटरसेक्शन b डैश और b माइनस ए बराबर a डैश इंटरसेक्शन b। अरे यार एक छोटा सा उदाहरण लेके बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए मैं उदाहरण ले लेता हूं u, एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर आप भूल भी जाएं तो एक छोटा सा उदाहरण लेके देख लीजिए। चलिए मैं 1 2 3 4 चलो यूनियन ऐसा मान लेता हूं और भैया ए मान लेता हूं 1 2 और बी मान लेता हूं चलिए 2 3, बस इतना मान लेता हूं, चलिए 2 और 3। अब देखिए ए माइनस बी निकालना भाई, ए माइनस बी निकालूंगा तो मैं 1 आ गया ना, क्योंकि ए में से बी का सदस्य 2 कट जाएगा भाई, 1 रह गया। अब निकालना भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए का सदस्य 1 2 है, 1 2 और बी डैश के साथ इंटरसेक्ट, तो बी डैश क्या होगा, यूनियन में से 2 3 को हटा दीजिए, 2 3 को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 और 4। तो अब इनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया ना। तो देखिए a माइनस बी याद रखें किसके बराबर होगा, a इंटरसेक्शन b डैश, अर्थात जिसको घटा रहे हैं उसका इंटरसेक्शन, उसके पूरक का इंटरसेक्शन। अब इसी तरह देखिए b माइनस ए, अब a को घटा रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन में देखिए क्रम विनिमयता होती है, पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, तो a डैश इंटरसेक्शन b आ गया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि b इंटरसेक्शन a डैश, अर्थात जिसको घटाते हैं अंतर करते हैं उसका इंटरसेक्शन के साथ पूरक समुच्चय लिखना पड़ता है। ठीक है। अब यदि a माइनस बी सबसेट ऑफ a, यार सीधी सी बात है, a माइनस बी किसका सबसेट होगा, a का नहीं होगा क्या, क्योंकि a माइनस बी निकालते समय a के सदस्यों को ही लिखते हैं, b के सदस्यों को हटा देते हैं, तो वो तो a का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। तो b माइनस ए किसका उपसमुच्चय होगा, b का होगा। रहेगी ना बात यार, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ढंग से रट लेना भाई। a डैश बता ही दिया, किसी का भी पूरक समुच्चय हम निकालते हैं तो सार्वत्रिक समुच्चय से a को हटा देते हैं। जैसे a डैश निकाला है तो सार्वत्रिक समुच्चय से a के सदस्यों को हटा देंगे, अंतर करके निकाल देंगे। इसी तरह इफ a इज सबसेट ऑफ b इक्वल टू बराबर हैं, तो b डैश मस्ट बी सबसेट एंड इक्वल टू a डैश। ठीक है भाई। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि सम्मित जो होती है अंतर वो क्या होता है, a यूनियन b, और a इंटरसेक्शन b करके भी माइनस निकाल सकते हैं, a या a माइनस बी और b माइनस ए करके इनका यूनियन निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से भाई याद रख लेना इसको। और चाहे तो आप छोटे छोटे उदाहरण लेकर इनको, जैसे मैंने उदाहरण लिए थे ना, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे भाई, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसको ऐसे लिखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनियन, अर्थात जो हम संघ करके निकालते हैं तो उनके लिए, जैसे ए यूनियन बी जो होगा वो सदस्य किसका होगा, पावर किसका निकालें, मैं पावर सेट निकालूं सार्वत्रिक समुच्चय का। इसी तरह यदि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल होगा, तो बी भी, अर्थात देखिए आप अपने आप देखिए यूनियन में क्या निकालते हैं, याद करिए ना, यूनियन में हम समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखते हैं। और जब मिलाकर लिखते हैं तो सीधी सी बात क्या हुई भाई कि दोनों सदस्य ए और बी उसमें शामिल हैं, अर्थात दोनों समुच्चय ए और बी दोनों उसमें शामिल हैं, ए और बी के सदस्य शामिल हुए, और जब शामिल हुए तो ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी के उपसमुच्चय हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो देखिए कि ए
सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी जो समुच्चय है वो भी सबसेट होगा बी जो समुच्चय है, अरे सॉरी, बी जो समुच्चय है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए तो वही प्राप्त होगा, क्योंकि उसी के अवयवों को उसी के साथ मिलाएंगे तो वही अवयव मिलेंगे, अर्थात वही समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और सी सबसेट ऑफ डी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय और सी डी का उपसमुच्चय, तो ध्यान रखना भाई कि ए यूनियन बी और बी यूनियन डी, ठीक है, ये सबसेट होंगे भाई। ए यूनियन बी सबसेट होगा बी यूनियन डी के। कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि ए का बी के साथ यूनियन निकालिए चाहे बी का यू के साथ, अर्थात ये क्रम विनिमेयता का, ठीक है, क्रम विनिमेयता। आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं कि चाहे ए यूनियन बी निकालिए, अर्थात ए के अवयवों को बी के साथ मिलाइए या बी के अवयवों को ए के अवयवों के साथ मिलाइए, बात एक ही है। ऐसे साहचर्यता का नियम, साहचर्यता के नियम में देखिए जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ निकालें, तो ये साहचर्यता का नियम भी पालन करते हैं। तो ये तो बहुत सरल सी बात है, इसको तो समझ लें। अब देखिए अगर किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन किया जाएगा तो रिक्त तो वही समुच्चय आ जाएगा ना, तो ए यूनियन फाई वो ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ए यूनियन यू, अर्थात किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ संघ समुच्चय बनाया जाए तो वो सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। तो बहुत सरल से, पर यहां बैठाने हैं। अब चलिए अगली बात, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स फॉर इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन में भी जैसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज मेंबर ऑफ पी यू, पी यू का मतलब जाने पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, ठीक है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्या होता है बी का। ध्यान रखना वहां मैंने क्या लिखा था, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के ओवेनिस्ट अवयवों को लिखेंगे तो ये छोटा होगा, तो ये छोटे वाला उपसमुच्चय होगा किसका, ए का, समुच्चय ए का और समुच्चय बी का, ठीक है ना, ध्यान रहेगी। अब आ गई हुई समझ में। और किसी भी समुच्चय का उसी के साथ अगर इंटरसेक्शन लें तो सभी अवयव कॉमन आ जाएंगे तो वही समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात। इसी तरह ए बी का उपसमुच्चय, सी डी का उपसमुच्चय, तो ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी भी ये क्या उपसमुच्चय होंगे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। इसमें भी कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेयता का गुणधर्म होता है कि ए और बी का यूनियन, चाहे ए यूनियन बी करके निकालिए चाहे बी यूनियन, मतलब इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमेयता का गुणधर्म लागू होता है, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन कीजिए, प्रतिच्छेद कैसे भी निकालें आप, ठीक है, क्योंकि लिखना हमें ओवेनिस्ट अवयवों को ही है। तब ए और बी का कर पहले चाहे ए को समुच्चय के अवयवों को लिखिए चाहे पहले बी के अवयवों को लिखिए, आना वही है। इसी तरह ये साहचर्यता का नियम भी पालन करते हैं, अर्थात जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके निकालें, चाहे हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें उसके बाद सी के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लें, बात एक ही आनी है। तो ये साहचर्यता का नियम है। और यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि रिक्त में तो कुछ होता ही नहीं है, और जब कुछ होता ही नहीं है तो क्या आएगा कॉमन के रूप में, कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब फाई आएगा। और अगर एक का, ये तो अपने आप सोचने वाली थोड़ी सी दिमाग में आ जाती है, ए कोई समुच्चय है उसका सार्वत्रिक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो कॉमन कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में से तो सभी पैदा होते हैं। तो ए भी कहां से पैदा हुआ है, यू में से, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से।
तो ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही समुच्चय ए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव